बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस हमने शुरू की हुई है, जो फेडरल बोर्ड की नई किताब है, नया सिलेबस है, 2025 से शुरू हो चुका है। इस दफ़ा पेपर इसी किताब से होंगे। चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 3 से आता है, पर चैप्टर 3 से कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जो प्रोग्रामिंग के सवाल हैं वो भी लूप से आते हैं, वो आपको मैं सारा बताने जा रहा हूँ। फाइंड एरर वाले आते हैं, उसके अलावा फाइंड आउटपुट वाले आते हैं, इस तरह के प्रोग्राम आते हैं चैप्टर से। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ एक्स्ट्रा बना दिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी मैं आपको साथ कराने जा रहा हूँ, इसलिए ये शानदार एक वीडियो है, इसको मुकम्मल देखें। और चलते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपने चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 3 में सॉरी। इस चैप्टर के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा HTML के बारे में है, दूसरा हिस्सा जो है वो CSS के बारे में, जो स्टाइल जिसमें होते हैं, और तीसरा हिस्सा जो है उसमें प्रोग्रामिंग होगी जिसमें जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर लूप्स हैं, इसके अंदर कंडीशंस हैं और इसके अंदर फंक्शंस हैं। हमेशा की तरह पहले इसके एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। Everything in HTML is identified on the basis of tag। हर चीज़ टैग से पता लगता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आउटपुट ऑफ द HTML कोड इज़ विजिबल इन ब्राउज़र। आप जो भी HTML में प्रोग्राम लिखते हैं उसको देखने के लिए, नतीजा देखने के लिए ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट का अपना एज ब्राउज़र हो, चाहे आप मोज़िला फायरफॉक्स ले लें, चाहे आप क्रोम ले लें, मगर ब्राउज़र चाहिए होता है। यही वजह कि आपको तमाम वेबसाइट्स ब्राउज़र में नज़र आती हैं। नेम ऑफ द वेब पेज कैन बी गिवन यूजिंग। टाइटल जो है वो किसी भी वेब पेज का नाम होता है। टाइटल टैग के ज़रिए उसको नाम दिया जाता है। उसके बाद जनाब द हेडिंग टैग पेयर फॉर 5th लेवल हेडिंग इज़ H5। इस तरह होगा, दोनों तरफ जो है वो साइन होगी क्लोज के, और फिर क्लोज करने के लिए स्लैश लगानी पड़ती है। तो असल जो कमांड है वो ये है, बाकी कमांड्स गलत है। स्पैन कमांड स्टाइल के लिए यूज़ होती है HTML में। div कमांड भी इस्तेमाल होती है और स्पैन भी कमांड इस्तेमाल होती है। फर्स्ट रो ऑफ द टेबल इन HTML इज कॉल्ड, एक मिनट मैं ये साइट मिटा दूं। पहली रो जो थी उसको हेडर रो कहा जाता है HTML में। P जो है वो पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है। वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी वेरिएबल को जब फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करते हुए साथ वैल्यू भी दे दी जाए, इसको इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। गिवन वैल्यू, असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। ये क्या चीज़ है? ये भी आगे जाके बड़ा मशहूर सवाल भी है, वो आपको मैं एक्स्ट्रा कराने जा रहा हूँ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कंट्रास्ट बिटवीन वेबसाइट क्या होती है और वेब एप्लीकेशन क्या होती है, पेज 77 एंड 78। डॉक्यूमेंट विच एग्जिस्ट इज एक्सेसिबल थ्रू एन इंटरनेट, इसको वेब पेज कहते हैं, और बहुत से वेब पेज को मिलाकर वेबसाइट कहा जाता है। यानी वो मालूमात जो इंटरनेट से एक्सेसिबल होती हैं उनको वेबसाइट्स कहा जाता है, जो कि बहुत से पेजों को इकट्ठे करके दी जाती हैं। तो फिर अगले पेज पे कि वेब एप्लीकेशन क्या है, ये वो ब्राउज़र है जिसमें आप वेबसाइटों को देखते हैं। ऑन द अदर हैंड अ कंप्यूटर प्रोग्राम which offers a service or execute task via a browser and internet connection by remotely accessing a server is called web application। जैसे आपको क्रोम है, वो जब आप गूगल यूज़ करते हैं तो वो गूगल तो अमेरिका में है, उनके सर्वर वहाँ पर हैं, तो आपका जो ब्राउज़र है वहाँ से कनेक्ट करके और आपका डाटा आपको डाउनलोड करके दिखा देगा। तो इसको ब्राउज़र को वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल है href कमांड क्या होती है एंड हाउ टू यूज, को यूज़ कैसे करना है। href कमांड जो है वो बेसिकली हाइपर लिंक देने के लिए होती है, यानी किसी वेबसाइट का लिंक देने के लिए इस्तेमाल होती है। असल इसका तो जवाब ये है, पर लिखना कैसे, थोड़ा सा तरतीब ठीक कर लें। ये है पहली लाइन, देखिए वो ऊपर मैंने लिखी हुई है, आपने ये बतानी है। ये देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है href कमांड इज यूज टू यूज अ हाइपर लिंक इन ए प्रोग्राम। पहले ये बताना है।
उसके बाद बताना है द जनरल सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ लिंक इज AHREF इक्वल टू URL। यहाँ पर आप उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे, आगे उसका जनाब लिंक दे देंगे और ए करके क्लोज कर देंगे, जबकि HREF का मतलब है एड्रेस अलॉन्ग विद द पाथ, कहाँ पर ये फाइल पड़ी है। और उसके बाद नीचे इसकी एग्जांपल दे देनी है, जैसे फाइल का नाम है www.nationalbookfoundation.org। टारगेट का मतलब यह है कि ब्लैंक होना चाहिए। आपको पता है कि टारगेट दो तरह के होते हैं, ये हम असल में अगले सवाल में मैं कराने जा रहा हूँ कि टारगेट कितनी किस्म के होते हैं। टारगेट अगर ब्लैंक हो तो ये उसी ये नए टैब या विंडो पे वेबसाइट खुल जाती है। कई दफ़ा आप किसी वेब पे जब क्लिक करते हैं लिंक पे तो वो नई वेबसाइट खुल जाती है, ये टारगेट ब्लैंक हो या वो होता है। अगर टारगेट इक्वल टू सेल्फ हो तो फिर उसकी जगह पे उसी पेज के ऊपर नया पेज खुल जाता है, ये फ़र्क होता है। तो ये जो मैंने येलो कलर दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, और जो ब्लू कलर है ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखते हैं कि क्या है। एंड लिस्ट द ऑप्शनल पैरामीटर। किसी वेब पेज को ओपन करने के लिए ऑप्शनल पैरामीटर हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 2 हैं जी इसके ऑप्शनल पैरामीटर। Target is an optional parameter, but its value defines where to open the web page. If the value chooser is blank, it will open a new tab or window. However, for the value of self, the destination address will open in the same tab or window. इसके साथ अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो ये नीचे वाली जो आप एक लाइन है ये वाली आप दे सकते हैं, वरना जवाब टेक्निकली यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। लिस्ट फ्रीक्वेंट टैग्स। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो टेक्स्ट होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए जो बहुत से टैग इस्तेमाल होते हैं बार बार उनके बारे में बताएं। पेज नंबर 84 पे, यानी फ्रीक्वेंटली टैग्स के बारे में बताना है आप। टैग द टेक्स्ट के बारे में बात की जा रही है। स्पैन जो है टैग जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आगे देखिए उसे लिखा हुआ है सवाल में कि इसका यूज़ क्या है, तो प्रोवाइड स्टाइल एंड अरेंजमेंट टू ए लाइन। फिर जो आपका आई टैग है वो डाटा को इटालिक यानी टेढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। EM टैग जो है वो एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल, थोड़ा सा उभर के सामने डाटा होके आएगा। B जो है वो डाटा को बोल्ड मोटा करेगा। स्ट्रॉन्ग जो है वो मजीद डाटा को मोटा हाईलाइट कर देगा। आप यूँ समझें कि B से मार्कर यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग से मोटा मार्कर बोर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं, इस तरह फ़र्क आएगा। एंड स्ट्रॉन्ग के बस यहाँ तक कर लें। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अमूमन टैग्स होते हैं, यानी हमें स्पैन टैग बता दिया, आई टैग बताया, बी टैग बताया, स्ट्रॉन्ग टैग बताया और EM बताया, 5 बता दिए। अगर आप चाहें तो DIV का टैग का भी बता सकते हैं। DIV और स्पैन एक जैसे होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि DIV बाकी आने वाली लाइनों पे भी सेम वही स्टाइल कर देगा जो कि पहली लाइन बता। ये स्पैन के लिए होता है कि आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। DIV का फ़ायदा ये सवाल आ सकता था कि स्पैन और DIV में क्या फ़र्क है, तो फिर उसका जवाब यहाँ तक होगा। तो ये एक्स्ट्रा सवाल बन सकता है कि स्पैन और DIV टैग में क्या फ़र्क है। तो ये इसमें 2 सवाल इसके अंदर बन के ये आप लिख लें, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पैन टैग एंड DIV टैग। वो फिर पेज तक करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी टैग का क्या काम है, पेज नंबर 83 पे बताना है। बॉडी टैग जो है वो मेन जो किसी भी प्रोग्राम है, द मेन पार्ट ऑफ द HTML इज़ द बॉडी। तमाम चीज़ें जो HTML में लिखी जाती हैं वो बॉडी के अंदर लिखी जाती हैं और इसके लिए बॉडी टैग पे यूज़ किया जाता है। यहाँ तक करने के बाद एक नीचे से छोटी सी एग्जांपल दे दें उसको समझाने के लिए। लाइन नंबर 5 से शुरू कर दें बॉडी लेके और लाइन नंबर 10 पे ख़त्म कर दें, और दरमियान में जो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं ऐसा करता हूँ, जो आप नीचे एग्जांपल देनी है मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एग्जांपल से आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। आप मसलन पहला नंबर 5 करेंगे बॉडी, फिर ये वाली कर दें, लिख दें, एक ये लिख दें और उसके बाद बॉडी को क्लोज कर दें। बस 4 लाइन लिख दें, इसका नंबरिंग दे दें 1 2 3 4, 4 लाइन का नंबरिंग दे दें, इसकी आगे करने की ज़रूरत नहीं। अगला सवाल,
हाउ द इवेंट बेस्ड कोड इन यूज इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में इवेंट बेस्ड कोड कैसे यूज होता है। कि दफ़ा आप देखते हैं वेबसाइट पे मैसेज आता है आज यू श्योर, या भाई क्लिक करें तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, तो ये इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट बेस्ड कोड में जो मैंने ग्रीन में टिक की हुई है वो करना है। नीचे जो एग्जांपल में मैंने लाइनें ग्रीन में टिक की हुई हैं, बस सिर्फ ये एग्जांपल देनी है, लाइन नंबर 3 से 4, 5, 6 और 7 से। और यहाँ पर अब आप जब पेपर पे लिखेंगे तो उसकी नंबरिंग चेंज करके 1, 2, 3, 4, 5 कर देंगे। इवेंट बेस्ड कोड जो है वो लाइक ऑन क्लिक होता है, ये भी एक एग्जांपल है। एंड पुट बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ हेड टैग, ये हेड टैग्स के दरमियान में लिखा जाता है। देखिए लाइन नंबर 2 पे हेड शुरू हो रहा था और लाइन नंबर 8 पे हेड ख़त्म हो रहा था, तो फिर इसको भी बीच में शामिल कर देते हैं, इन दो लाइनों को भी। ये अगली बात बतानी है, फंक्शनैलिटी ऑफ द बटन इज एडेड ऑन द लाइन 4 to 6। अब आप यहाँ पर लाइन 4 to 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लाइन करेंगे 2 से लेकर 5 तक, या आप नंबरिंग आप चेंज कर देंगे। अब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगी। तो इसका जो फंक्शन है, पहले तो उसने कहा था 4 से लेकर 6 तक है, अब आप कहेंगे इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन अब आपका लाइन नंबर 3 से लेकर 5 तक है, तो यहाँ पर 3 से लेकर 5 तक कर देंगे। दैट इज द मैसेज टू बी डिस्प्लेड व्हेन द बटन गेट्स क्लिक्ड। ये करने के बाद लाइन नंबर ये जो मैंने बताई है हेड से लेकर और हेड क्लोज तक दरमियान में लिख देंगे। असल जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है, लाइन नंबर 3 पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है और 6 पे क्लोज हो रहा है। आप कहेंगे ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ब्रैकेट शुरू किधर हो रही है? ब्रैकेट जनाब ये शुरू हो रही है, ये आपको ब्रैकेट नजर आ रही है। अगला जो आप शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या होती है और इसको अमूमन क्यों यूज किया जाता है? पेज 93 पे ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। आप यहाँ पहले येलो कलर वाली चीज़ पहले बताएंगे। एक्सटर्नल CSS आर यूज विद लार्ज प्रोजेक्ट लाइक इन कमर्शियल पर्पस। उसके बाद ऊपर नीले लिखा हुआ है वो बताएंगे, वरना मेरा ख्याल है मैंने इसका जवाब ये लिखा हुआ ये बेहतर है। आप क्योंकि इसमें फिर थोड़ा सा बहुत आगे पीछे लिखा हुआ है, मिक्स कर देंगे, आप कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, देख लें, इसको भी निशान लगा लें, वरना बेहतर ये है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है आप ये कर लें। वो लिखा हुआ जी, एक्सटर्नल CSS इज अ मेथड ऑफ स्टाइलिंग अ वेब पेज बाय राइटिंग ऑल CSS। इसके लिए CSS कमांड है वो प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखी जाती, बल्कि अलग फाइल में लिख के सेव कर दी जाती है। इस फाइल की एक्सटेंशन .css होती है और बाद में इसको HTML के साथ लिंक कर दिया जाता है। एक्सटर्नल CSS में जो स्टाइल है वो इनसाइड HTML नहीं लिखा जाता, बल्कि दे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल एंड कनेक्टेड द लिंक इन द हेड सेक्शन ऑफ HTML। एग्जांपल आप दे दें, नीचे हेड हो गया, लिंक हो गया और ये नीचे हेड क्लोज हो गया। तो ये बता दें तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर भी मेंशन रही है, देखिए नीचे एग्जाम्पल भी इसने दी हुई है, पर ये ऊपर नीचे है, तो मर्जी है। तो ये जो निशान मैंने लगा लिए हैं ये देख लें, लेकिन ये वाली येलो वाली पहले लिखनी है और ब्लू वाली बाद में लिखनी है, एग्जाम्पल आखिर में लिखनी है। या फिर बेहतर यह है कि सीधी सीधी ये जो मैंने बताया ये कर दे, आप नीचे एग्जाम्पल लिख स्क्रीन शॉट इसको आप ले लें या उसको आप वीडियो को रोक के लिख लें। लॉन्ग क्वेश्चन जनाब करते हैं इसके ना, सॉरी इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट भी हैं, पहले वो भी आपको मैं कराता हूँ। पहला एक्स्ट्रा शॉर्ट है पेज 78 से। एक तो एक्स्ट्रा शॉर्ट वो हो गया कि स्पैन वर्सेस DAV, तो एक तो एक्स्ट्रा शॉर्ट ये भी आप कर दें कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पैन एंड DIV टैग्स। एक तो आप ये भी एक्स्ट्रा शॉर्ट इसका कर सकते हैं। ये इसके जवाब मैंने आपको पहले बताया था, इसका जो जवाब है जी वो था जनाब पेज नंबर 84 पे था शायद जी, बिल्कुल ये जवाब था।
स्पैन कमांड यूज़ होती है स्टाइल अरेंजमेंट देने के लिए। इसके लिए अगर आप मल्टीपल लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर स्पैन को हर लाइन पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बजाय DIV का ये होता है कि एक दफ़ा इसको यूज़ कर लें तो जब तक इसको क्लोज नहीं करेंगे DIV को स्लैश डाल के, तब तक के लिए अगली तमाम लाइनों पे वही स्टाइल आएगा। तो फिर यानी मल्टीपल लाइनों के लिए स्टाइल लगाना हो तो DIV, और सिंगल लाइनों के साथ स्टाइल लगाना हो तो स्पैन कमांड यूज़ होती है। पेज तक करना है, 2.5 लाइन। अगला जो एक्स्ट्रा शॉर्ट है वो है स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, पेज 78 एंड 79 पे। यहाँ से शुरू करेंगे। इन स्टैटिक वेब पेज द कंटेंट्स रिमेन अनचेंज। जब तक आप इसको यूज चेंज नहीं खुद कर सकते, ये वही पक्का का पक्का रहता है। इन अदर वर्ड द वेबसाइट इज स्टैटिक। वेब स्टैटिक का मतलब ये होता है जो तब्दील ना हो सके। एंड व्हेन एक्सेस बाय द यूजर इट, ये आपके असल में कंप्यूटर में जो है सर्वर से लोड हो जाती है। उसके बाद अगर आपके पास नेट ना भी हो, आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये वेबसाइट नज़र आ जाएगी। मगर चेंजिंग जारी बात है, जब तक वो सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगी आपको नज़र नहीं आएंगी। ये पुराने दौर में ऐसा होता था, जब वेबसाइट थोड़ी होती थी, छोटी होती थी, तो वो आपके कंप्यूटर में भी सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाता था। यहाँ तक डायनामिक वेबसाइट, आजकल की जो आपकी हैवी वेबसाइट नज़र आती हैं जिसमें रंग बिरंगी चीज़ें हैं जनाब, आपके अपने चॉइस आ जाते हैं, जैसे दराज है, कारोबारी साइट्स हैं, फूड पांडा, इन ड्राइव, जो भी है सारा जो कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये सारी डायनामिक वेबसाइट्स हैं। ये आपके सर्वर से कंप्यूटर पे लोड नहीं होती, बल्कि आपको हर दफ़ा इंटरनेट चाहिए होता है और इनके सर्वर से कनेक्शन चाहिए होता है। A website is dynamic if the information is changed or adjusted in according with the user input। आप खुद थोड़ी सी इसमें अपनी चॉइस दे सकते हैं, शोशा दे सकते हैं अपनी मर्जी से। जिसमें होता है ना वो कि कई दफ़ा आप कर सकते हैं कि आपके कौन से फीचर हैं, क्या आपको पसंद है, मुझे क्या हमेशा नज़र आना चाहिए, सेटिंग क्या होनी चाहिए, वो आप इसमें सेटिंग इस तरह की कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ऑफर प्रमोशन एंड पैकेजेस, तो वो चाहते हैं कि विजिटर जो है ना वो लंबे अरसे तक ये वेबसाइट चिमटे रहें, इसलिए वो आपको अमूमन जो है ना वो क्या करते हैं, डायनेमिकली वेबसाइट को बनाते हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट, पाइथन और PHP वगैरह यूज़ होती है। ये लंबा काम हो जाएगा, सीधा सीधा डेफिनेशन दे दें, इसकी 3 लाइनें बता दें क्लाइंट साइट तक, और इसकी बस ये बता दें, क्लिक का बटन साथ एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स विच ऑफर्स प्रमोशन एंड पैकेजेस। अगला शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ सकता है जनाब, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है एंड बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, पेज 79। इसी पे है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये है जी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वो होती है जो वेबसाइट आपको सामने नज़र आ रही होती है, जिस तरह आप उस पर क्लिक कर रहे हैं, चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, सारा कुछ दराज आप यूज़ करते होंगे, बाकी चीज़ें, तो ये जो है ये फ्रंट एंड होता है इसका, जो आपको GUI नज़र आ रहा होता है। ये अमूमन फ्रंट एंड जो है वेबसाइट का वो डेवलप की जाता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से, और वो शख्स जो कि ये काम करता है उसको फ्रंट एंड डेवलपर कहा जाता है। आप इसकी पहली लाइन बताएंगे ये वाली GUI तक, बस उसके बाद फ्रंट अगली लाइन शुरू करेंगे और उसके बाद फिर एंड तक कर देंगे। बैक एंड डेवलपर क्या होते हैं आप यहां पर बताएंगे। फ्रंट एंड डेवलप वेबसाइट एंड GUI नीड टू कम्युनिकेट, इसको सर्वर के साथ हर वक्त कम्युनिकेट करना पड़ता है। दिस ब्रिजिंग बिटवीन द फ्रंट एंड एंड सर्वर इज टेकन केयर बाय द बैक एंड डेवलपमेंट। तो फिर वो शख्स जो कि ये काम करता है उसको बैक एंड डेवलपर कहते हैं, और इसके लिए अमूमन जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, ASP। आप इसको अपने अल्फाज में बता दें कि बैक एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि वेबसाइट और GUI का सर्वर के साथ जो है वो कनेक्शन किया जाता है, और इसको जनाब करने के लिए बैक एंड डेवलपमेंट की जाती है। बट ठीक है, पहली दोनों लाइनों की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट ठीक, यहाँ से शुरू कर लाइन नंबर 3 से। द ब्रिजिंग बिटवीन, दिस के बजाय अब आप करेंगे द ब्रिजिंग बिटवीन द फ्रंट एंड सर्वर इज टेकन केयर बाय द बैक एंड डेवलपमेंट। दिस के बजाय दी लिखेंगे, उसके बाद पूरा पूरा एटसेट्रा तक कर देंगे। तो दो पॉइंट्स हो गए। अब इसमें एक और सवाल भी बन गया कि फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है और बैक एंड डेवलपर कौन होता है, उसका जवाब भी इसके अंदर ही मौजूद है। फिर सवाल है HTML कमेंट्स क्या होते हैं, ये इस्तेमाल कैसे होते हैं।
पेज नंबर 81 पे। ये जनाब बता दें आप, इन प्रोग्रामिंग गुड प्रैक्टिस इज टू यूज़ कमेंट्स विद द कोड। कमेंट्स जो है ना वो कोड के साथ लिख दी जाए ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी को समझ आ जाए कि ये जो प्रोग्रामिंग कोड है ये किस लिए था। दिस वॉज नॉट ओनली फॉर द प्रोग्रामर बट ऑल्सो फॉर अदर्स टू बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोड और प्रोग्राम इज अबाउट। कमेंट्स जो है वो प्रोग्राम के अंदर नज़र आते हैं मगर ये एग्जीक्यूट नहीं होते, आउटपुट में नज़र नहीं आते। यहाँ तक। उसके बाद नीचे छोटी सी एग्जाम्पल दे दें। Anything between this and this is treated as comments and ignored by the browser। बस यहाँ था। एग्जाम्पल की फिर ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पहली लाइन जो है ये लिख दें। यानी ये करना है, इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करना है, आगे 2 हाइफन देने हैं, क्लोज करते हुए खाली 2 हाइफन देने हैं और इसको क्लोज कर दें। तो जो कुछ इन 2 चीज़ों के दरमियान लिखा होगा वो कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको कमेंट्स के तौर पर छोड़ देगा। HTML टैग्स क्या होते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, गिव सम एग्जांपल्स। पेज नंबर 82 पे आ जाएं। ये जी HTML टैग्स। HTML tag is based programming language, so we should recognize the most important and frequent tag to encounter in the development तक एग्जाम्पल दे दें। Every tag is used for different tasks and is easy to recognizable as tags are enclosed in this and this। यहाँ तक करने के बाद एग्जाम्पल दे दें। For example, BR is used to line break, strong is used to make the text bold and etc। मोटी मोटी बातें बता दें। एक और सवाल जनाब, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। ये बहुत ही अहम तरीन सवालों में से एक है। पेज 96 पे ज़रूर है मगर वहाँ पर थोड़ा सा मिक्स अप हुए हुए है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी जिक्र है और इनिशियलाइजेशन का भी जिक्र है मगर यहाँ डेफिनेशन मुकम्मल नहीं है, तो फिर मुकम्मल डेफिनेशन के लिए ये नहीं। Variable declaration means creating a variable and specifying its data type and name in a program. It tells the computer to reserve memory space. For example, variable a इंटीजर नंबर। आप देखिए अब आपने सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन किया है, आगे इनकी वैल्यू नहीं बताई कि भाई ए की वैल्यू क्या होगी और नंबर क्या होगी, तो इस सूरत में इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। लेकिन अगर आप वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू भी 7 दे दें, जैसे आपने 7 दे दी, इसकी 11 दे दी, तो अब जो चीज़ ये नीचे आपको नज़र आ रही है ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। It's mean assigning an initial value to a variable at the time of declaration। लेटर नहीं, ये गलत है, लेटर नहीं, टाइम ऑफ डिक्लेरेशन तक खाली। जो लेटर देते हैं वो इनिशियलाइजेशन नहीं होती। इनिशियलाइजेशन हमेशा फर्स्ट टाइम जब आप वेरिएबल को यूज़ करें और आप उसको वैल्यू दे दें जिसे आपने ये दी है, तो इसको कहा जाता है डिक्लेरेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको टिक कर लें। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि अगर आप मॉडल पेपर देखें जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे मौजूद है, पिछले साल के पेपर देख लें, आपको पता लगेगा कि इस तरह के सवाल इस चैप्टर से बहुत आते हैं। या तो आउटपुट मालूम करना होता है या फिर एरर मालूम करने होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ये जो सवाल हैं ये मॉडल पेपर से मैंने चेक किए थे, आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे ये सवाल है जी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग कोड। एक्स की वैल्यू क्या होगी जब ये कोड चलेगा। अब देखें एक्स की वैल्यू शुरू में 5 है। इसको समझने के लिए आप एक डब्बा बनाएं और डब्बे का नाम रख लें एक्स और उसके अंदर आप क्या रख दें 5। ये आप उसको राइट साइड पे रफ पे कर दें। आप एक और वेरिएबल बनेगा वाई नाम का और इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर वैल्यू 10 होगी। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू y माइनस 3 है, ये वेरिएबल होता है। x की वैल्यू आप देखें 5 को छोड़ दें, आप x को फोकस करें। वो कह रहा है कि y माइनस 3 है, y की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 3 7 होता है। तो अब x के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो 7 आ गई है। तो फिर जवाब क्या आएगा, द फाइनल वैल्यू ऑफ x इज 7। बस 3 नंबर मिल गया आपको। नीचे लिखना होगा द फाइनल वैल्यू ऑफ x इज 7। बस ये चीज़ आपने बता देनी तो आपको ठग के जनाब 3 नंबर आपको बोर्ड वाला दे देगा।
इस तरह की चीज़ें नोट करें। इस तरह एक अगला सवाल देखें, इसका आउटपुट क्या आएगा। अब देखिए वेरिएबल मार्क्स इक्वल टू 45, एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है जिसका नाम मार्क्स है, यानी मार्क्स नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर जनाब वैल्यू स्टोर हो रही है पहले 45। वेरिएबल का नाम पूरा मार्क्स है या खाली मैंने एम लिखा है। आगे कंडीशन चेक हो रही है क्या मार्क्स ग्रेटर देन 40। अब आप देखें कि क्या 45 40 से बड़ा होता है। हमेशा इस सूरत में जवाब हाँ या ना में देना है। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है, 45 जो है वो 40 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन फॉल हो जाए तो अगली लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो अब इस सूरत में मुझे आप बताएं कि एग्जीक्यूट कौन सी लाइन होगी। एग्जीक्यूट ये लाइन होगी और मैसेज आ जाएगा यू आर पास्ट, मिठाइयाँ वंडो तो मौजा करो। अब जरा मैं वैल्यू चेंज करके आपको बताता हूं। सपोज मैंने वैल्यूज की दे दी जनाब 33। अब वेरिएबल के अंदर मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर 33 पड़ा हुआ है 45 के बजाय। अब जब कंप्यूटर अगली लाइन पढ़ेगा, कंडीशन चेक करेगा कि क्या मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, क्या 33 40 से बड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, तो फिर कंडीशन फॉल हो चुकी है। कंडीशन फॉल होने की सूरत में कंट्रोल हमेशा एल्स पे आ जाता है, ये एल्स लिखा हुआ है। अब कंप्यूटर मैसेज दे देगा यू आर फेल्ड, फिर मौजा करो तो चबलियां मारो। समझ आ गई है भाई, एक लाइन में जवाब देना होगा यू आर पास्ट या यू आर फेल। एक और सवाल इस तरह का आ गया जी, फाइंड एरर। हाँ, अब एरर 3 निकालने हैं, 3 नंबर का सवाल होगा। सीधे सीधे जनाब इसमें एरर एक तो यह कि यहाँ HTML लिखा हुआ है, यहाँ HTML क्लोज नहीं हो रही, यहाँ बॉडी लिखा हुआ है मगर यहाँ बॉडी टैग क्लोज नहीं हो रही, यहाँ पर H1 जो है वो उसको ठीक किए जा रहा है मगर यहाँ H1 लिखा हुआ है और यहाँ H2 लिखा हुआ है। ये देखें 3 एरर आ गए। यहाँ पर P लिखा हुआ है मगर P को क्लोज करने के लिए आपने ये साइन यूज नहीं किया, तो 4 एरर है, चारों बताने होंगे। हो सकता है एक उसको पसंद ना आए, पर याद रखिए बताने कैसे हैं। असल अब ये तरीका है, आपने जनाब बाकायदा लिखना होगा कि एरर एट लाइन नंबर 1 आप बता दें कि जनाब HTML को नीचे क्लोज नहीं किया गया, फिर आप बता दें बॉडी टैग कैन नॉट बी क्लोज, उसके बाद बता दें कि एरर एट लाइन नंबर 3 H1 जो है उसको रिप्लेस H2 से किया गया है जो कि मिस्टेक है, यहाँ पर भी H2 की जगह H1 आना चाहिए। फिर आप नीचे बताएं कि जो P टैग है पैराग्राफ का उसको क्लोज नहीं किया गया। अब ये सारा कुछ तकरीर करने के बाद नीचे आप हेडिंग देंगे द करेक्ट प्रोग्राम और उसके बाद इसको ठीक करके नीचे लिख देंगे। ये बड़ा अहम तरीका है। इससे जगह कि अगर आपके अल्फाज अच्छे नहीं भी थे लेकिन जब बोर्ड वाला ठीक प्रोग्राम को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि भाई आपने ये एरर निकाले थे, यानी बाद में इसी प्रोग्राम को नीचे ठीक करके लिख देना है। आप हेडिंग देना है द करेक्ट प्रोग्राम इज नाउ, और पहले ऊपर मेंशन करना है कि एरर एट दिस लाइन, एरर एट लाइन नंबर 2, एरर एट दिस, उसके बाद नीचे कहेंगे द करेक्ट प्रोग्राम इज दिस एंड दिस, और उसके बाद दिस वीडियो क्लोज। जनाब अगली वीडियो में मुलाकात होती है लॉन्ग सवालों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान।